चलिए भाई, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार का, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। आज उसके आगे के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं वो सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, हर हर महादेव। चलिए, तो ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। मैंने जैसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने का हमारा टारगेट होगा। तो आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लड्डू जैसा प्रश्न है। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका, पूर्वी बघेलखंड पठार का क्षेत्रफल कितना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू से याद करवाते आया है कि छत्तीसगढ़ में कुल 4 प्राकृतिक प्रदेश है, जिसमें सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश आपकी महानदी है। वहीं अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रदेश, तो वो गोदावरी अपवाह तंत्र है। और अगर तीसरी की बात करें तो ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है ये छत्तीसगढ़ में 2,1863 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में 4 भौतिक प्रदेश 2, 3, 6, 6, यहाँ 2, 18, 3, 90, 6, 20, 6, 80 ऐसा मैंने याद करवाया है। और इसके आगे मैंने बोला 90 है तो 60 है, 60 है तो 61 कहीं नहीं, 62, 63, 64, 6 और 2 8। तो इस हिसाब से आपको मैंने बताया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ का पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो 2,1863 वर्ग किलोमीटर के साथ फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है यह पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है। अब किस पठार की बात कर रहे हैं, तो जनरली हम पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए, तो यह पठार मतलब छत्तीसगढ़ का जो हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है या मध्य में है। चलो भाई, अगर आप देखोगे तो ये पठार, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में है। कहाँ है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है लग रहा है। हाँ, तो मैं बताया कि छत्तीसगढ़ का पूर्वी बघेलखंड का पठार, अब ये किस पठार के बारे में पूछ रहा है वो क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रख दूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड का पठार किस तरफ है, तो आप क्या बोलोगे, तो ये उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में तो उत्तर है ही नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर उत्तर दिशा के हिसाब से इसको ले लेते हैं और करेक्ट आंसर ए लगा देते हैं। तो थोड़ा सा गड़बड़ है प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी बघेलखंड की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। अगर प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की प्रमुख नदियां, या फिर पूछ रहा है ये पूर्वी बघेलखंड की प्रमुख नदियां, तो मैं बता दूं पूर्वी बघेलखंड की पठार की प्रमुख नदियों में आपकी बनास नदी तो है ही, जो मांझ टोली की पहाड़ी से निकलती है। वहीं गोपद नदी है जो देवगढ़ की चोटी से निकलती है, और रिहंद नदी है ये मातिरिंगा की पहाड़ी से निकलती है, और कन्हार नदी जो है वो पेंड्रा पाट के बगीचा तहसील के पास जहां बखौना चोटी है वहां से निकलती है। तो कहीं ना कहीं ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के पास इसका प्रवाह है, मतलब ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। तो हम ऑप्शन में बिल्कुल सभी के सभी को लगाएंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी का सभी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी इसका करेक्ट आंसर फटाक से बताएं, इसका करेक्ट आंसर आप सभी फटाक से बताएं जी। चलिए, पूर्वी बघेलखंड का जल विभाजक किसके बीच स्थित है। अगर हम देखेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार को, तो ये किसके बीच का जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखो तो नर्मदा और गोदावरी, तो इधर है आपकी नर्मदा, इधर है आपकी गोदावरी, तो इसके बीच में तो नहीं दिख रहा। महानदी, तो यहाँ पर ऐसे ये है जा रही है महानदी, और ऊपर में है ये गंगा। चलिए, ताप्ती तो है ही नहीं इधर, सोन और यमुना भी इधर नहीं, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर आप देखें डिटेल में तो यहाँ पर बैठा है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार,
तो कहीं ना कहीं ये पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में ऊपर की तरफ जो गंगा नदी है और छत्तीसगढ़ की नीचे में जो महानदी है उसके बीच में एक विभाजक का कार्य कर रहा है। तो उस हिसाब से महानदी और गंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार की मिट्टी प्रमुखता है। अब पूर्वी बघेलखंड की पठार की जो मिट्टी है वो कैसी है, किस तरीके की मिट्टी है? तो मैं बता दूं, पूर्वी बघेलखंड के पठार की जो मिट्टी है, ये पूर्वी बघेलखंड की पठार की जो मिट्टी है, यह पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र में हमको ज़्यादातर गोंडवाना चट्टान देखने को तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर इन पहाड़ियों की वजह से इस क्षेत्र में आपको लाल पीली मिट्टियों का भी विस्तार मिलेगा। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की जो मिट्टियाँ होगी वो लाल पीली मिट्टी ही होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, चले। तो ये खास जानकारी है आप सभी छात्रों के लिए जो सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली। यहाँ पर सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको 4 चरण में एग्जाम देना होगा। यहाँ पर 4 चरण में कुल देखोगे तो कुल टेस्ट का जो सेट है वो 35 है और इन 35 में कुल प्रश्नों की संख्या लगभग 3000, लगभग क्या एक्यूरेट देख लो, यहाँ पर 3500 इसका क्या है 3500 इसका कुल प्रश्नों की संख्या है। अब देखो यहाँ पर एक ऐसी घटना भी घटी, यहाँ एक मच्छर आया और इस क्षेत्र में अपना ठीक है बोर्ड में यहाँ पर मच्छर डगमगाने लगा और यहाँ पर ठीक है ये कुछ हरकतें जो हुई है ये मच्छरों के द्वारा हुई है। अब इसकी वजह से मेरा पेन नहीं चल रहा था, देख रहे हो डिस्टरबेंस कैसा है। तो मच्छर आजकल कितने एडवांस होते जा रहे हैं, मतलब सोच के देखिए, यहाँ हम एडवांस हो रहे हैं तो मच्छर भी अपने ठीक है अपने पैरों से इस चीज़ को बनाया है अभी। और जब तक वो यहाँ पर लिख रहा था, मतलब पैरों या हाथों से जो भी बोलो जिसमें भी लिख रहा था, तब तक मेरा पेन नहीं चल रहा था और मैं बोल रहा हूँ कि ये हैंग हो गया है। लेकिन वजह अभी समझ में आई कि यहाँ पर कैसे अपने आप लिखाया, तो ये मच्छर के द्वारा लिखा गया है। तो उनकी भाषा को, उनकी लिपि को समझने का प्रयास करें और जो पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल मुझे बताए कि इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं बता रहा था सीजीपीएससी प्री की बात। तो सीजीपीएससी प्री 2025 का कुल 4 चरण में एग्जाम लिया जा रहा है साध्य पीएस एकेडमी के साध्य एप्लीकेशन में, जिसमें आपको कुल 3500 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा चरण को एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ देखोगे तो टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 तक ये प्रथम चरण का भाग होगा जो शुरू हो चुका है अक्टूबर से और ये 20 नवंबर तक ये पहला चरण खत्म होगा। वहीं अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो दूसरा चरण 23/11 यानी अभी आने वाले नवंबर में 23 तारीख से 25/12 तक इसका रहेगा और उसके आगे 28 से लेकर 11 तक इसका टेस्ट का तीसरा चरण होगा। वहीं अंतिम चरण चतुर्थ चरण जो होगा वो 18 जनवरी से लेके आपके 31 जनवरी तक, जो कि आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीट जीएस और सी सेट का हिस्सा होगा। यहाँ आप देखोगे तो ये भाग 1 भाग 2 मतलब टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू लिया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसमें जाओगे जीएस और सी सेट की बात करेंगे तो ये कंप्लीट जैसा एग्जाम में प्रश्न आता है उसका टेस्ट आप 18 जनवरी से दिला सकते हो। तो जो साथी ये सब टेस्ट दिलाने में इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल इसका फायदा जरूर उठाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र का भू आकृतिक ढाल किस दिशा में है? पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र का भू आकृतिक ढाल किस दिशा में है? तो आपको बता दूं पूर्वी बघेलखंड का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। क्यों? क्योंकि नदियां भी उत्तर की ओर बहती हुई नजर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखोगे तो उत्तर की ओर ढाल है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र का भू आकृतिक ढाल किस तरफ है? उत्तर की ओर है। यहाँ आंसर जो लिया है पश्चिम, ये गलत लिया है। ठीक है, ये क्या होगा? उत्तर की ओर होगा, तभी तो उत्तर की तरफ नदियां बहती है जी, है ना। ढाल उत्तर की तरफ है तभी तो नदियां उत्तर में बहेगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कूट वाला। देखो भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है और आने वाला एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है। प्रश्न सिंपल सा है, पूर्वी बघेलखंड की जो उप विभाग है, जो पूर्वी विभाग है
उसके अलग अलग सब डिपार्टमेंट और जिसको हम अलग अलग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सुहागपुर बेसिन, कन्हार बेसिन, रिहंद, देवगढ़, रतलगुजा और हसदेव, इसको आपको अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण। तो ये मैं बता दूं कि ये सुहागपुर बेसिन है, ये एमपी में है, ठीक है। तो एमपी का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में जो थोड़ा सा हिस्सा है वो सुहागपुर बेसिन। तो सबसे पहले तो यही आएगा। तो पहले नंबर पर उत्तर से दक्षिण में जमा रहा हूँ, तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले सुहागपुर बेसिन आएगा। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा कन्हार। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? कन्हार। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा, बताओ, तीसरे नंबर पर आपको रिहंद बेसिन मिलेगा, ये देवगढ़ की पहाड़ी। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर रिहंद बेसिन मिलेगा। चौथे नंबर पर देवगढ़ की पहाड़ी मिलेगी। पांचवें नंबर पर आपको हसदेव बेसिन ही नजर आएगा, ऊपर से नीचे तरफ पांचवें नंबर पर सरगुजा बेसिन नजर आएगा। और छठवें नंबर पर आपका हसदेव रामपुर बेसिन नजर आएगा। तो 1 2 3 4 5 ये उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। सबसे उत्तर में सुहागपुर बेसिन है, फिर उसके नीचे में कन्हार है उत्तर से दक्षिण में। हालांकि लगेगा कि कन्हार और रिहंद समान है, लेकिन कन्हार पहले, फिर रिहंद है, उसके नीचे देवगढ़ की पहाड़ी है और उसके नीचे सरगुजा और हसदेव सेम लगेगा, ठीक है। लेकिन सरगुजा थोड़ा उठा हुआ है तो सरगुजा बेसिन आएगा और उसके बाद सबसे दक्षिण में हसदेव। तो यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं दिया गया, आपको सिंपल अरेंज किया गया है ताकि आपको समझ में आए कि उत्तर से दक्षिण किस दिशा में ये सारे बेसिन हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ही होगा। आ जाओ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23। सरगुजा बेसिन का दूसरा नाम और क्या है? आप सभी को बता दूं कि सरगुजा बेसिन का दूसरा नाम भी है। अब को बताना है कि क्या नाम है सरगुजा बेसिन का दूसरा नाम। मध्यवर्ती उच्च मैदान, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य क्षेत्र या रिहंद बेसिन? चलो बताओ भाई। तो सरगुजा बेसिन का दूसरा नाम और क्या है? सरगुजा बेसिन आप सभी को बता दूं कि सरगुजा बेसिन जो पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है, इसका दूसरा नाम और क्या है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिख रहा है मध्यवर्ती उच्च मैदान, यही सरगुजा बेसिन का दूसरा और नाम है। छोटा नागपुर का पठार तो झारखंड तरफ है, दंडकारण्य तो नीचे है और रिहंद बेसिन ऊपर है। तो सरगुजा बेसिन जो होगा वो मध्यवर्ती उच्च मैदान है। याद रखना, जिसको नहीं पता वो इसको नोट कर ले, मध्यवर्ती उच्च मैदान के नाम से भी हमारे छत्तीसगढ़ का सरगुजा बेसिन जो उप विभाग है पूर्वी बघेलखंड पठार का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। सरगुजा बेसिन मुख्यतः किस पर्वतीय क्षेत्र के बीच स्थित है? अब सरगुजा बेसिन की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि ये किस पर्वतीय क्षेत्र के बीच स्थित है। चलो, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सरगुजा बेसिन जो है मुख्यतः देवगढ़ पहाड़ी, मेनपाट और छुरी पहाड़ी, क्या तीनों के बीच में स्थित है? तो मैं थोड़ा सा आपको जरूर दिखा दूं नक्शे में ताकि आपको स्पष्ट और क्लियर हो कि ये हमारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये है सरगुजा बेसिन। और इस सरगुजा बेसिन के उत्तर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देवगढ़ की पहाड़ी ऐसे फैली हुई है। मेन पार्ट इस तरफ आपका मेन पार्ट है और छुरी की पहाड़ी इस तरफ है। तो मतलब आप देख सकते हो कि तीनों के बीचों बीच में तो है। तो सरगुजा बेसिन मुख्यतः किस पर्वतीय क्षेत्र के बीच स्थित है? तो देवगढ़ पहाड़ी के बीच में, मेन पार्ट के बीच में, छुरी पहाड़ी के बीच में, मतलब ये तीनों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। क्या होगा? सी होगा। क्यों सी होगा भाई? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर यही तो सरगुजा बेसिन है। तो इन चारों की तरफ, इन सभी तरफ आपको देवगढ़, ऊपर में देवगढ़, इधर मेन पार्ट और नीचे में छुरी की पहाड़ी, तो इन सबके बेसिन में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सी, ठीक है। तो सरगुजा बेसिन मुख्यतः किस पर्वतीय क्षेत्र के बीच स्थित है? तो तीनों के बीच में ही स्थित है। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सरगुजा बेसिन से किन नदियों की उत्पत्ति होती है? तो ये देखकर ही समझ में आ रहा होगा। एक नदी रेहर नदी है, महानदी नर्मदा तो नहीं है। तो
तो केवल एक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, स्पष्ट है। तो सरगुजा जो बेसिन है वहां पर आपका जो मेन पार्ट वाला क्षेत्र है, उस मेन पार्ट के पश्चिमी हिस्से से रेहर नदी निकलती है, जो सरगुजा बेसिन की ही एक नदी है। यह है केवल एक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चले आगे। चलो अगला प्रश्न है, सरगुजा बेसिन की संरचना किस शैल समूह से बनी है? सरगुजा बेसिन की संरचना किस शैल समूह से बनी है? तो मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र में आपको गोंडवाना चट्टानें ही मिलेंगी और गोंडवाना चट्टानों का यहाँ विस्तार है। आपको बता दूं कि ये गोंडवाना चट्टानें, ठीक है, सरगुजा के पूर्वी बघेलखंड के पठार यानी सरगुजा, थोड़ा सा आपका इस तरफ चलोगे तो बलरामपुर, फिर आपका कोरिया में है, सूरजपुर में है और एमसीबी में, नीचे है कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र में। इस पूरे क्षेत्र में आपको गोंडवाना चट्टानें, गोंडवाना शैल समूह देखने को मिलेगा, जिससे हमको कोयला मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरगुजा बेसिन में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? सरगुजा बेसिन में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? तो ये स्पष्ट है, गोंडवाना चट्टान है तो आपको कोयला ही मिलेगा, तो कोयला खनिज ही इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सरगुजा बेसिन में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? तो आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ कुछ लोग बॉक्साइड भी लगा सकते हैं और कुछ लोग क्या लगाएंगे, कोयला लगाएंगे। तो आप बताओ कोयला लगाओगे कि बॉक्साइड, क्या लगाना पसंद करोगे? तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा दूं कि ये जो सरगुजा है, ये सरगुजा जिला है। ठीक, इस सरगुजा जिले का आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका गोंडवाना चट्टान का है। किसका है? गोंडवाना चट्टान का। और इधर जो है ये पाट प्रदेश है। तो याद रखिएगा, जो गोंडवाना चट्टान है इस तरफ जो मिलेगा खनिज, ये मिलेगा कोयला, और जो पाट प्रदेश है इस तरफ आपको जो खनिज मिलेगा वो है बॉक्साइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न इस सरगुजा बेसिन का किया है, मतलब इस सरगुजा बेसिन की बात कर रहा है, तो ये वाले में आपको क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? सी ही लगाओगे, कोयला। तो मेन पार्ट और सरगुजा बेसिन के खनिजों में भी अंतर, ये याद रखिएगा, सरगुजा जिला एक है लेकिन बॉक्साइट और कोयला दोनों मिलेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, सरगुजा बेसिन का दक्षिण पश्चिम भाग किस क्षेत्र से मिलता है? अब सरगुजा बेसिन का दक्षिण पश्चिम भाग किस क्षेत्र से मिलता है पूछ रहा है। तो ये है सरगुजा बेसिन। अगर देखोगे तो इसका दक्षिण हिस्सा ये वाला है और इसका पश्चिम हिस्सा ये वाला है। तो अगर दोनों को आप थोड़ा फोकस करोगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला किसका है पूछ रहा है। तो सरगुजा बेसिन का दक्षिण पश्चिम भाग किस क्षेत्र से मिलता है? तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हसदेव रामपुर बेसिन। यहीं पर तो है जी, हसदेव रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन। ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन याद रखिएगा, ये सरगुजा बेसिन का दक्षिण पश्चिम वाला भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, चलो चलो भाई, सरगुजा बेसिन का दक्षिण पश्चिम, तो ये सूरजपुर को लिया है, लेकिन आंसर क्या होगा? हसदेव रामपुर बेसिन होगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपको नक्शे में भी दिखा दूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो। अगर कोई डाउट लग रहा हो किसी को तो देखो, ठीक है। अब अगर देखोगे तो यहां थोड़ा सा डिटेल में देख के देखो भाई। ठीक है, यहां पर हसदेव कहां पर है और किस तरफ कौन सा बेसिन है। तो यहां थोड़ा सा प्रश्न जो पूछा है उसको समझना। ये वाला आपका है सरगुजा बेसिन। अब इस सरगुजा बेसिन के पश्चिम में सूरजपुर है, इसके पश्चिम में सूरजपुर है, लेकिन प्रश्न में दक्षिण पश्चिम पूछा है। तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, मतलब ये वाला हिस्सा पूछ रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा क्या कहलाता है आपका? हसदेव रामपुर बेसिन कहलाता है। तो याद रखिएगा, हसदेव रामपुर बेसिन
ये देखने को मिलेगा करेक्ट आंसर सी। ओके, ठीक है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न है, सरगुजा बेसिन के उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आपको बता दूं, सरगुजा बेसिन के उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी तो है ही, उसके अलावा एक और पहाड़ी जिसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ये है हराई की पहाड़ी। हरवई लिखा गया है, हराई की पहाड़ी है ये, ठीक है। तो देवगढ़ और चिरविन और हराई की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा इस सरगुजा बेसिन में, बेसिन के उत्तर में। तो मैं आपको थोड़ा सा सरगुजा बेसिन को दिखा दूं। ये है मेरा सरगुजा बेसिन, मेरा मतलब हमारा, और ये सरगुजा बेसिन के उत्तर में यहाँ पर यही है हराई की पहाड़ी, चिरनई और हराई की पहाड़ी। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर हसदेव रामपुर बेसिन मिलेगा। थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो छुरी की पहाड़ी मिलेगी, छुरी की पहाड़ी मिलेगी, और इस तरफ चलोगे तो इधर मिलेगा मेन पार्ट। तो प्रश्न में यहाँ पूछा है कि उत्तर में क्या है, तो उत्तर में देवगढ़ की भी पहाड़ी है, हराई की भी पहाड़ी है। तो याद रखिएगा देवगढ़ और हराई की पहाड़ी आपको इस सरगुजा बेसिन में मिलेगा उत्तर की दिशा में। ये आपको समझ में आ गया। तो हसदेव रामपुर कहाँ मिलेगा? दक्षिण पश्चिम में, मेन पार्ट पश्चिम पूर्व, मेन पार्ट पूर्व और दक्षिण में, और दक्षिण में छोरी की पहाड़ी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी होगा जी, ठीक है। तो सरगुजा बेसिन के उत्तर में देवगढ़ और हराई की पहाड़ी मिलेगी। ऑप्शन थोड़ा सा आज गलत लिया है, लग रहा है 2-4 जगह, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल इसी को लेते चलना। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। चले आगे। चलिए अगला प्रश्न, सरगुजा बेसिन की दक्षिण पश्चिम सीमा में कौन सी पहाड़ी मिलती है? अब वही प्रश्न है, आपको मैंने बताया अभी दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ी मिलती है। अब ये पहाड़ी का नाम बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे, तो जो नहीं सुने हैं उन लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई। यहाँ पर ये सरगुजा बेसिन है, इसके दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पर आपको मिलेगा हसदेव रामपुर बेसिन मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में हसदेव रामपुर बेसिन तो है ही नहीं। ऑप्शन में आपका दूल्हा पहाड़ दिख रहा है, छुरी दिख रहा है, मेन पार्ट लमरू घाटी। तो इसी के पास यहाँ पर आपको एक पहाड़ मिलेगा जिसे दूल्हा पहाड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो सरगुजा बेसिन की दक्षिण पश्चिम सीमा में दूल्हा की पहाड़ी मिलेगी, याद रखना, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न कथनों पर विचार करें। सरगुजा बेसिन का उत्तर भाग पहाड़ियों से घिरा है। क्या ये बात सही है? सरगुजा बेसिन का उत्तरी भाग पहाड़ियों से घिरा है, तो बिल्कुल एकदम सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप विचार करके आंसर दे। इस क्षेत्र के दक्षिण पूर्व भाग पाट प्रदेश है, मैंने बताया ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये पाट प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दोनों कथन सही है। इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, कुदरगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? मैं बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो कुदरगढ़ की पहाड़ी है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार वाला हिस्सा जो ऊपर फैला है सूरजपुर, उसी सूरजपुर में आपको कुदरगढ़ की पहाड़ी मिलेगी। और इसी कुदरगढ़ की पहाड़ी में कुदरगढ़ माता का मंदिर भी है, जहां आज भी बलि दी जाती है बकरों की। अब बता दूं ये बलि क्यों दी जाती है, तो वहां एक राक्षस हुआ करता था कुदरगढ़ के क्षेत्र में, राक्षस जो कि आसपास के लोगों को काफी परेशान किया हुआ करता था। अब बात ऐसी हुई कि माता के साथ प्रार्थना, माता के साथ मतलब माता जी की प्रार्थना की गई वहां के वासियों के द्वारा, और माता जी ने दर्शन दे करके इस कुदरगढ़ के राक्षस का, है ना, उस पहाड़ के नीचे अंदर रख दिया और अपने पैरों तले उनको दबा दिया, मतलब पहाड़ के नीचे दबा दिया। तब से ये घटना ऐसी है कि अब यहाँ बात ऐसी हो गई कि वहाँ पर कुदरगढ़ है तो कुदरगढ़ माता का मंदिर बन गया। अब जो राक्षस नीचे है उसको, ठीक है, अब उसको कुछ भोजन नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने माता से अनुरोध किया, माता मेरा क्या होगा, मैं क्या भोजन ग्रहण करूं? तब उनको वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में माता जी ने कहा कि आपको इस क्षेत्र में एक, है ना, यहाँ बकरे की बलि देखने को मिलेगा, और बकरे की जो बलि होगी, ठीक है, वो आपके लिए होगी, मतलब राक्षस के लिए होगी,
और बात ऐसी हुई, ऐसी घटना घटी और वहाँ पर एक कुंड, छोटा सा गड्ढा जैसा बना हुआ है जिसमें बकरे की बलि देने के बाद उसमें थोड़ा सा ब्लड डाला जाता है और वो ब्लड सीधे अंदर चले जाता है। कहाँ जाता है किसी को समझ नहीं आता। तो बात ऐसी है, कुदरगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो सूरजपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, सीता बेंगरा का नामकरण किस आधार पर माना जाता है। सीता बेंगरा का नामकरण किस आधार पर माना जाता है। तो सीता बेंगरा की अगर मैं बात करूं तो इसका नामकरण सीता माता के वनवास के मार्ग के कारण पड़ा, बिल्कुल सही है। दूसरा, स्थानीय कथा के अनुसार बिल्कुल यहाँ पर सीता माता जी आई रही, इसलिए नाम पड़ गया सीता बेंगरा। और तीसरा पॉइंट, यह रामायण कालीन स्थल माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। रामायण कालीन स्थल के नाम से ये भी जाना जाता है सीता बेंगरा। तो आज वर्तमान में सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में मिलेगी, जहाँ पर कभी सीता माता राम जी निवास किया करते थे। और जब मौर्य काल का समय आया, मतलब आज से कितने ईसा पूर्व, 200 के ईसा पूर्व के आसपास, है ना, यहाँ पर मौर्य काल का साम्राज्य, और उस दौर में अशोक जब आए तो अशोक के द्वारा इस क्षेत्र में यहाँ पर इस सीता बेंगरा की गुफा को एक थिएटर के रूप में देखा गया, और वही विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहलाती है। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों इसमें करेक्ट होंगे। सी इसका करेक्ट होगा, 33 का सी। ठीक है, तो सीता बेंगरा का नामकरण सीता माता के वनवास के मार्ग के कारण पड़ा, बीच में पड़ा, स्थानीय कथा के अनुसार बिल्कुल सही है। रामायण कालीन स्थल माना जाता है, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा जी। ये जो लिया है उसमें आप सी करेक्ट आंसर लेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, कुदरगढ़ की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो कुदरगढ़ देवी माता का मंदिर है, याद रखिएगा, कुदरगढ़ देवी माता का मंदिर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 34 का ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुदरगढ़ की पहाड़ी की चढ़ाई के समय कौन सा सेला मार्ग प्रसिद्ध है। तो कुदरगढ़ का सेला, ये याद रखना, ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मैंने भी जब चढ़ाई की तो वहाँ पर मैंने एक झरना देखा, उस झरने का नाम बोर्ड में तो लिखा था लेकिन बोर्ड वहाँ नहीं टंगा था, बोर्ड नीचे गिरा पड़ा था। तो वहाँ पर जो झरना था, ये अगर कभी प्रश्न फ्यूचर में पूछ दे कि कौन सी झरना चढ़ने में मिलती है, तो इस झरना का नाम था सूरज धारा। जी हाँ, जब कुदरगढ़ माता के दर्शन करने आप जाओगे तो कुदरगढ़ के माता के दर्शन के बीच में ही यहाँ पर सूरज धारा और कौन सा कुदरगढ़ सैला, ये चीज़ याद रखिएगा, और सूरज धारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा उस क्षेत्र में। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खास जानकारी आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको बता दूं कि साध्य पीएससी एकेडमी के बहुत सारे ई बुक रेडी हो चुके हैं। जो छात्र हमारे साथ जुड़कर ई बुक का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं बता दूं, चाहे वो संविधान का हो, चाहे करेंट अफेयर का हो, जनजाति का हो, छत्तीसगढ़ भूगोल का हो, शिक्षण शास्त्र का हो, पंचायती राज, संविधान या शिक्षण शास्त्र, जिस किसी की भी मैं बात करूं, सबके लिए, सबकी बात कर रहा हूं, सबका ई बुक आपको साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो सभी साथियों को मैं कहूँगा, ये ई बुक बहुत ही कम प्राइस पर आपको उपलब्ध कराया गया है। आप जिस भी विषय का इसका बुक लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल यह परचेस कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि EMRS TGT ग्रंथपाल की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अभी चल ही रही है, और इसके लिए जो अभी भी रेडी नहीं है, मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास इस फीस पर मात्र 1000 रुपये पर आपको इसकी कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखोगे तो TGT ग्रंथपाल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, EMRS के अंतर्गत यह पद है, जिसकी डिटेल जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो आज ही आप देखें, और जो इंटरेस्टेड छात्र हैं वो इसका फ़ायदा जरूर उठाएं। ठीक है साथियों, चलो भाई, इस प्रश्न को भी देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, कैमूर पर्वत श्रृंखला किन जिलों में विस्तृत है। तो बता दूं, कैमूर पर्वत श्रृंखला हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में विस्तृत है। कोरिया
मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में विस्तृत है। तो एक तरीके से देखोगे तो ये विंध्य श्रेणी का ही हिस्सा है। ये अगर विंध्य पर्वत श्रृंखला है तो इस विंध्य पर्वत श्रृंखला का एक भाग कैमूर, एक भाग देवगढ़ की पहाड़ी और नीचे तरफ चांग बखार की पहाड़ी। तो इसका विस्तार हम पूरे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में देखेंगे, जिसमें यहाँ पर एमसीबी है, कोरिया है, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा नीचे है सरगुजा का। तो सरगुजा को हम नहीं लेंगे। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला का अगर हम विस्तार देखेंगे तो कोरिया और मनेन्द्रगढ़ में तो है, बस्तर में नहीं है, सरगुजा में भी नहीं लेंगे, क्योंकि सरगुजा में यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी और मातरिंगा की पहाड़ी देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से हालांकि पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा ही अगर हम देखें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा सरगुजा बेसिन है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर सरगुजा ले भी सकता है, ठीक है। लेकिन कैमूर पर्वत श्रृंखला ये पूरा शब्द जोड़ दिया है। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत इसी से जुड़ा हुआ है क्या? इसी से जुड़ा हुआ है आपका देवगढ़ की पहाड़ी, इसी से जुड़ा हुआ है आपका क्या? चांग बखार की पहाड़ी। तो कहीं ना कहीं इसका विस्तार थोड़ा सा सरगुजा को टच कर ही देता है, इसलिए हम इसको भी करेक्ट आंसर लेंगे। ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, बस्तर में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब कैमूर पर्वत श्रृंखला की बात किया, केवल कैमूर पर्वत बोलता तो आप तो ये 2 को ले लेते। श्रृंखला मतलब उसका ही हिस्सा है, चांग बखार की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। अगर पूरे को देखें तो ये पूरे के पूरा किसका हिस्सा है? विंध्य का ही हिस्सा है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप ले लीजिए ए। अगला प्रश्न आपके सामने, कैमूर पर्वत किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो आपको मैंने अभी भी बताया, कैमूर जो है तो कैम वी, तो वी कैम, तो याद रखना वी से विंध्याचल, कैम से कैमूर। तो हम आए इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूं हिंदी में, हम आए तो वी कैम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और आ जाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, फटाफट कंप्लीट कर ही देते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। सबको पता होगा सरगुजा जिला में रामगढ़ की पहाड़ी है। चलो अगला प्रश्न, रामगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत का भाग है? तो राम हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य से याद रखो सतपुड़ा। जो याद करा रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप मेरे साथ पढ़ते चलोगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो रामगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत का भाग है? तो सतपुड़ा का भाग है। चलो भाई अगला प्रश्न, सीता बेंगरा गुफा ऐतिहासिक रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व की ये प्राचीनतम नाट्यशाला है, इसलिए प्रसिद्ध है। अब थोड़े सिंपल प्रश्न जो एग्जाम में पूछते हैं। जोगीमारा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा की गुफा में देवदासी सूतनुका और देवदास देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। तो यहाँ प्रेम गाथा के लिए प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, जोगीमारा के किसने 200 ईसा पूर्व नाट्य शास्त्र की रचना की? तो जोगीमारा की गुफा में, ठीक है, किसने 200 ईसा पूर्व नाट्य शास्त्र, ये वही नाट्य शास्त्र जिसका विस्तार, जिसका प्रभाव पूरे भारत में भी देखने को मिलता है, ये रचना करने वाले जो हैं वो भरत मुनि जी थे। तो भरत मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई। याद रखना 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा जी, सी, ये नहीं सी होगा। तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई, याद रखना जोगीमारा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सीता बेंगरा और जोगीमारा किस ऐतिहासिक धरोहर से संबंधित माने जाते हैं? तो ये नाट्य कला है, रंगमंच संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन होगा ए करेक्ट, ठीक है साथियों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। चले अगला प्रश्न, लक्ष्मण बेंगरा किस गुफा समूह के पास स्थित है? तो लक्ष्मण बेंगरा बता दो, ये भी रामगढ़ की गुफा के पास है कि जोगीमारा की गुफा के पास है? तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है कि लक्ष्मण बेंगरा जोगीमारा के पास है कि रामगढ़ के पास है। अब इसका ऑप्शन आप थोड़ा विचार करके बताइए, लोग दोनों में कंफ्यूज होंगे। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सीता बेंगरा की गुफा है, जो लक्ष्मण बेंगरा है, जो जोगीमारा है, ये सारे के सारे रामगढ़ की पहाड़ियों में है। लेकिन ये लक्ष्मण बेंगरा किस गुफा समूह के समीप है पूछ रहा है, पहाड़ी का शब्द नहीं जोड़ रहा। तो किस गुफा के समीप है, तो उस हिसाब से आप क्या लगाओगे? इसका करेक्ट आंसर जोगीमारा लगाओगे। इस जोगीमारा की गुफा के समीप है। अगर प्रश्न पूछता किस पहाड़ी में है,
तो पहाड़ी में आप लगाते रामगढ़ की पहाड़ी। तो किस गुफा में समझ में आया और किस पहाड़ी में है समझ में आया, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो लक्ष्मण बेंगरा गुफा किस गुफा समूह के पास स्थित है, तो जोगी मारा की गुफा के पास स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। आप सभी को मैं एक खास जानकारी दे दूं कि इस साल अब अंतिम कुछ महीने रह गए हैं, लगभग 1.5 महीने रह गए हैं। अब इस 1.5 महीने में साध्य पीसी एकेडमी क्या कोई ऑफर लाएगा, तो अब कोई ऑफर नहीं आएगा। लेकिन एक खास बात यह भी बता दूं कि ऑफर तो नहीं है, लेकिन इस पूरे 1.5 महीने में आपको इस साल के अंतिम तक सभी कोर्सों में 70% तक की भी छूट देखने को मिल जाएगी। तो इसका फायदा जरूर उठाए, ठीक है, क्योंकि अब निःशुल्क 90% ऑफर बहुत मुश्किल नहीं के बराबर अब जो मिल सकता है आपको 70% के हिसाब से, तो वो 70% तक की छूट है। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़े। बाकी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को तो लाइक करना ही है और कमेंट भी करना है। कमेंट क्या करना है, सर प्रश्न अच्छे थे तो ऐसे प्रश्न और डेली लेकर आए। अगर आपका ये कमेंट हम देखेंगे तो बिल्कुल आपके कमेंट देखकर हम और अच्छा प्रश्न लाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक होगी। आप बस मेरे साथ जुड़ते रहे। ये प्रश्न अगर आप करते चलते हैं तो मान के चलिए आपका छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये सब प्रश्न आपको पूरे बनाए गए प्रश्न हैं, टॉपिक से निकाल के बनाए गए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही किसी जगह मिलेगा। ये सब नए नए प्रश्न केवल आपके लिए बनाए गए हैं, इसलिए इसका फ़ायदा जरूर उठाएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर प्रश्न का लेवल अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। सबको फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में इसी समय रात्रि 9 बजे हमारी डेली क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी समय। आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे, शुभ रात्रि।